हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है नॉर्थ अमेरिका, जहां पर हम नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन, उसके एरिया और फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका का नाम अमेरिका एक इटालियन एक्सप्लोरर के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुची इन 1507 CE। इनसे पहले आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था इन द 15th सेंचुरी, दैट इज 1492 CE। और वो इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने अमेरिका को ढूंढ लिया था। सो विकिंस एंड नॉर्सेमेन विजिटेड एज अर्ली एज 986 CE, लेकिन कहीं भी उनकी डिस्कवरीज के बारे में कुछ भी ज़्यादा ना बात की गई, ना उनके बारे में बताया गया। तो जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुए इस डिस्कवरी में वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्योंकि ये एक नया वर्ल्ड था जो लोगों ने उस समय डिस्कवर किया था, तो इसे न्यू वर्ल्ड बुलाया गया अलॉन्ग विद साउथ अमेरिका, सिंस बोथ वर डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन को देखें तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ से, मतलब 7 डिग्री नॉर्थ से इसका टॉप पॉइंट कहीं ऊपर यहाँ पर जाकर है, विच इज 84 डिग्री नॉर्थ। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फ्रॉम 7 डिग्री टू 84 डिग्री नॉर्थ। देन अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये पूरी तरह वेस्ट में है। प्राइम मेरिडियन की जो लाइन जाती है ग्रीनविच से होकर, उसके बिल्कुल वेस्ट में है, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 20 डिग्री वेस्ट से 175 डिग्री वेस्ट। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया इसका है 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड दिस इज सेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, अप्रॉक्सीमेटली 1,48,330 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के एक्सट्रीम्स की बात करेंगे, मतलब सबसे ऊंची चोटी या सबसे नीचे वाला पॉइंट, या तो ग्रेटेस्ट लेंथ या फिर ग्रेटेस्ट विड्थ की। तो बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट। तो इनका हाईएस्ट पॉइंट देखा गया है अलास्का में, दैट इज माउंट मैकिनले डेनाली में, विच इज 6,194 मीटर। वहीं पर लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली इन कैलिफोर्निया, दैट इज 86 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। आगे द ग्रेटेस्ट लेंथ इज 7,200 किलोमीटर, जो पनामा से आर्कटिक आइलैंड्स तक जाती है, और ग्रेटेस्ट विड्थ है 4,800 किलोमीटर से, जो ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू फाउंडलैंड तक जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सट्रीम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस केस। ठीक है, तो अलास्का कहाँ है? अलास्का है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक देखी गई है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट देखा गया है। इसका लोएस्ट पॉइंट देखा गया है कैलिफोर्निया में, जो यहाँ पर कहीं है। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट लेंथ है वो देखी गई है, इसकी लोएस्ट पॉइंट पनामा से यहाँ पर आर्कटिक सर्कल तक, जिसकी लेंथ कितनी बड़ी है हमने, सो द लेंथ इज 7,200 किलोमीटर। अब ये जो ग्रेटेस्ट विड्थ है दैट इज 4,800, ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू फाउंडलैंड तक देखी गई है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट विड्थ। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। तो ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और इसकी शेप अगर आप यहाँ पर भी देखो तो रफली एक ट्रायंगुलर सी शेप देखते हैं हम इसकी। नाउ इट इज बाउंडेड बाय सर्टेन ओशंस ऑन सम साइड्स। तो हम इसको मैप पे पहले मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आओगे तो यहाँ पर है आर्कटिक ओशन।
ठीक है। ईस्ट में चले जाओगे तो यहाँ पर है एटलांटिक ओशन। इसके अगर आप वेस्ट में चले जाओगे तो आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, और अगर आप साउथ में आओगे तो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। तो ये सारी चीजें आप भी मैप में मार्क करना ताकि आपको कभी भूले ही नहीं। वैसे तो मुझे पता है आपने शुरू कर दिया होगा मैप के साथ काम करना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जो भी कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो वो आपको कभी ना भूले, उसके आसपास क्या है, कहाँ पर है, बेसिक आइडिया आपको पूरा रहे, तो आप हमेशा उसको मैप में मार्क करना, जैसे मैंने अभी किया। Now, it is connected to South America by Isthmus of Panama and it is separated from Asia in the northwest by the Bering Strait. तो यहाँ पर ये एक Isthmus of Panama है, ये वाली एक पतला सा लैंड मास जो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। और अगर आप इसमें इस तरफ को जाओगे तो यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट नाम का एक वाटर बॉडी है जिससे ये हमारे कॉन्टिनेंट एशिया के साथ कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द की लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो ये सब हमने पढ़ा है। एक्सटेंट इज फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 175 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लॉन्गिट्यूड। 49 डिग्री लैटिट्यूड पर बाउंड्री है ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इस जगह की। ये देखो, तो ये वाला जो ये अलास्का है, ठीक है, तो ये है अलास्का, ये है कनाडा, ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत सारी जगहें, लेकिन बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। ये है यूएसए और ये है मेक्सिको। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान से पढ़ लेना। अब जो 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वहां पर इट पासेस थ्रू द सेंट्रल नॉर्दर्न अमेरिका नियर विनिपेग। ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स, अब नॉर्थ अमेरिका कोई एक, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, लेकिन वैसा नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें से 3/4 पार्ट जो है इट इज ऑक्यूपाइड बाय यूएसए एंड कनाडा। तो मेजर पोर्शन यूएसए और कनाडा ने ऑक्यूपाई करके रखा है। बोथ आर नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के नॉर्थ में है, तो मतलब ये आते हैं टेम्परेट और पोलर रीजन्स में। बात क्लियर हो गई? तो बनाए एक बार। तो ये देखो, ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर आ गया नेक्स्ट लाइन दैट इज द आर्कटिक सर्कल। तो बेसिकली इस रीजन में, टेम्परेट और पोलर रीजन में, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका आता है। नाउ द मेक्सिको इज अनदर लार्ज कंट्री विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मेक्सिको से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन बीच से गुजरती है, बाकी यूएसए कनाडा सब ऊपर रह जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन जिसे हम सेंट्रल अमेरिका बुलाते हैं, तो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी जगह आती हैं वो समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं विद द सेंट्रल अमेरिका। तो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें अगर ये आ गया है यूरोप, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, तो हम इसके ऊपर वाला इस वाले हिस्से की बात करेंगे जिसमें से ऑलमोस्ट इस हिस्से से यहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है, तो इसे हम सेंट्रल अमेरिका बुलाते हैं। बेसिकली इसके नीचे का जो पोर्शन है वो सेंट्रल अमेरिका है। सो इट इज अ नैरो रीजन जो ब्रिज बनाता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये देखो, ये एक नैरो सा रीजन है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में एक तरह से ब्रिज बना रहा है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो समझना जरूरी है। तो इसमें देखो, मेक्सिको ऊपर रह गया। ठीक है, वैसे तो मेक्सिको के ऑलमोस्ट सेंटर से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, तो वो भी साउथ में है, लेकिन हम उसको बाद में कंसीडर करेंगे, उसको हम सेंट्रल अमेरिका में कंसीडर नहीं करते हैं। सेंट्रल अमेरिका में वो पतला सा एरिया आता है जो एक ब्रिज बनाता है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ग्वाटेमाला, बेलिजी, हॉन्डुरस, एल साल्वाडोर, देन निकागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। सो दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज जो इस
पूरे रीजन में, सेंट्रल अमेरिका में आती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो नाम जो है ना बार बार बोलना, ठीक है, जैसे ग्लूटामेला 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 बार बार बोलना तो याद हो जाएगा। लेकिन अब आप इसको एक्चुअल में कैसे याद रखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हमें सेंट्रल अमेरिका में लिखनी है। सो ग्रीन बनानाज हैंग नियर सेंट्रल अर्थ्स पैराडाइज, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ग्लूटामेला, बेलीज़, देन हॉन्डुरस, निकागुआ, देन कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर एंड पनामा। तो ऐसे आप इनको याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये जितना आप मार्क करोगे उतना आपको इजी लगता जाएगा। नाम बार बार रिपीट करना, एक बार बैठना 2 दिन सिर्फ सेंट्रल अमेरिका के नाम बीच बीच में जब मन किया, जब फ्री टाइम लगा तो बोलते गए। करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द वेस्ट इंडीज। सो वेस्ट इंडीज ये बेसिकली कुछ ग्रुप है ट्रॉपिकल आइलैंड्स का इन द कैरिबियन सी। अब सबसे पहले आप बोलोगे कि ये कैरिबियन सी है कहाँ पर, तो अभी मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको कि कैरिबियन सी है कहाँ। तो कैरिबियन सी यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है दिस इज द कैरिबियन सी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज कैरिबियन सी। और ये जो यहाँ दिख रहा है दिस इज नॉट कैरिबियन सी, दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, राइट। तो यहाँ मेक्सिको है और ये मेक्सिको का गल्फ है। एंड दिस पोर्शन जहां पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिल रहे हैं, वहां पर जो पानी है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज द कैरिबियन सी। अब मेजर कंट्रीज, इन्हें हम कैरिबियन आइलैंड्स भी बोलते हैं, जो वेस्ट इंडीज की कंट्रीज हैं। और मेजर जो आइलैंड्स हैं वो हैं यहाँ पर, उनको कैरिबियन आइलैंड्स बुलाते हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सो दे आर क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, देन पोर्टो रिको और भी बहुत सारी हैं। तो एक बार इनको मार्क करते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ऐसे ना टूटी फूटी आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ है क्यूबा, ये है बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, हैती, जमैका। सो दीज आर बेसिकली द वेस्ट इंडीज। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे सी फॉर क्लेवर, सी फॉर क्यूबा, जैज, क्लेवर जैज डांसर्स हिट परफेक्टली, ठीक है। कैसे याद रखोगे, क्लेवर जैज डांसर्स हिट परफेक्टली। तो इस तरह आप इसको याद रखोगे। तो डिफिकल्ट तो नहीं है, कहीं लगेगा तो बता देना। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड्स की। तो अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर कनाडा, अलास्का की तरफ, जहां पर बहुत सारी ठंडी होती है। और आपको पता है वहां पर लैंड मासेस ऐसे टुकड़े टुकड़े में बिखरे पड़े हैं और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हैं बेफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, एल्समेयर आइलैंड। दीज आर द लार्ज स्नो कवर्ड आइलैंड्स इन द नॉर्थ। तो ये बिल्कुल नॉर्थ में है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में, तो ये देखो हमने कौन से पढ़े हैं, बेफिन्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड एंड एल्समेयर आइलैंड। तो ये बिल्कुल नॉर्थ में है और ये एकदम स्नो कवर्ड रहते हैं। देन कमिंग ऑन टू द ग्रीनलैंड। तो अगर आप इस मैप में देखो ना, तो ये देखो ग्रीनलैंड बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मार्क किया गया है। सो दिस इज ग्रीनलैंड, अगेन एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। इट इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क को बिलोंग करता है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड एक ऐसा लार्ज आइलैंड है नॉर्थ ईस्ट में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। आपको पता है ये वो जगह है जहां पर गर्म और ठंडा पानी, मतलब जो इक्वेटर की तरफ से गर्म पानी आता है सी का, और ऊपर से पोलर रीजन की तरफ से, आर्कटिक सर्कल की तरफ से जो ठंडा पानी आता है ओशन का, ये आपस में मिलता है। और ये रीजन इतना ज्यादा, मतलब इस रीजन का पानी इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है कि यहाँ पर प्लैंक्टन्स होते हैं, जो वो प्लांट्स जो फिशेस खाती हैं वो बड़े ज्यादा होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से फिशेस को खूब सारा हेल्दी खाना मिलता है और यहाँ पर फिशेस बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं। तो ये वो रीजन है जहां पर जो फिशिंग के लिए ना एक बहुत ही बड़ा हब बन चुका है। सो दिस इज द डेनमार्क, ठीक है। तो हमने न्यू फाउंडलैंड की बात की। सो दिस इज द न्यू फाउंडलैंड, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द Aleutian Islands, right? Aleutian Islands,
to be more precise, Aleutian Islands. So these are the chain of islands along the northwest coast between Asia and North America. तो एकदम हम ईस्ट में चले गए, वहां पर हमें न्यू फाउंडलैंड मिली. अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वेस्ट की तरफ को. तो वेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये है ओलिशियन आइलैंड्स, ये है बेरिंग सी, और यहीं पर ये बेरिंग स्ट्रेट है जिसकी हम बात कर रहे थे. बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को मिलाता है, राइट. और इसी बेरिंग सी में है ओलिशियन आइलैंड्स. बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स देखे जाते हैं. अब मेरा एक और सवाल है, अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम हर किसी में एक आपने न्यूमोनिक दिया है याद रखने के लिए, तो इसमें नहीं दोगे? बिल्कुल दूंगी. तो इसमें देखो आप कैसे याद रखोगे. यू विल रिमेंबर इज बिग वीकेंड्स, एक्सप्लोर्ड, ग्रीन नॉर्दर्न, आर्किटेक्चर. ठीक है, तो याद रखोगे इससे. आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज, तो हम मेजर कंट्रीज पढ़ेंगे और मेजर कंट्रीज की आपको कैपिटल्स याद होनी चाहिए. जैसे कि कनाडा की है ओटावा, यूएसए की है वॉशिंगटन डीसी. अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वॉशिंगटन डीसी क्यों है. देन मेक्सिको की है मेक्सिको सिटी, क्यूबा हवाना. देन डोमिनिकन रिपब्लिक की है सैंटो डोमिंगो. देन हियाटी की है पोर्ट ए प्रिंस, जमाइका किंगस्टन, बेल्जी, बेलमोपैन. ठीक है, आगे कोस्टा रिका की है सैन जोस, एल सैल्वाडोर की है सैन सैल्वाडोर, ग्लूटामेला की है ग्लूटामेला सिटी. कितना इजी है याद रखना मैक्सिको और ग्लूटामेला की. देन हॉन्डुरस की है टेगुसिगल्पा. ठीक है. निकागुआ की है मनागुआ. पनामा की है पनामा सिटी. तो ग्लूटामेला, मेक्सिको और पनामा की याद रखना तो बहुत ही सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट सिटीज जो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती हैं. और सबसे पहली हम पढ़ेंगे वॉशिंगटन डीसी. तो वॉशिंगटन डीसी is the capital of United States of America, that is USA, and it is located in the District of Columbia. ये सिंबल है ऑफ यूनिटी, हिस्ट्री एंड डेमोक्रेसी का. वॉशिंगटन डीसी को नाम दिया गया है इन द ऑनर ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनका नाम था वॉशिंगटन. सो इट वॉज डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट पेरी चार्ल्स एलिफेंट फॉर द प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन. और ये रिवर पोटोमैक के बैंक पर है और नॉर्थ ईस्ट यूएसए में लोकेटेड है. अब ये सिटी जो है इट हैज सम लैंडमार्क्स, जैसे कि एक तो ये यूएस की कैपिटल है, लोकेटेड ऑन द हिल एट द सिटी सेंटर. दूसरा, यहाँ पर व्हाइट हाउस है, मतलब कि जो यूएस का प्रेसिडेंट बनता है वो वहां पर व्हाइट हाउस उसका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है जब तक वो प्रेसिडेंट है. दूसरा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जेफरसन मॉन्यूमेंट है और फोर्ड्स थिएटर है. इट इज अ साइट ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन्स असैसिनेशन. तो ये सारी चीजें यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में हैं एंड दीज आर द लैंडमार्क्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी. अगर आप कभी घूमने जाओ तो आप इन जगहों पर जरूर विजिट करना, अगर जाने देंगे तो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दैट इज न्यूयॉर्क. तो सबने नाम सुना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सबने फोटो तो सबने देखी है, राइट. एग्जैक्टली वही है न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका की और ये 3 आइलैंड्स पर बनी हुई है, मैनहट्टन, स्टेटन एंड लॉन्ग्स आइलैंड, जो पार्टली जिसका एरिया न्यू जर्सी में भी देखा गया है, मतलब है. The port of New York is one of the largest and the busiest port of North America. तो ये वाला जो न्यूयॉर्क का पोर्ट है, it is one of the largest and the busiest port. Then coming on to the landmarks of New York, तो ऐसा क्या क्या है वहाँ पर जो अगर हम घूमने जाएं तो हम देखेंगे. द हडसन रिवर एंट्रेंस, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहाँ पर है, सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑन द लिबर्टी आइलैंड्स. दूसरा, एरे कैनाल, जो न्यूयॉर्क को और ग्रेट लेक्स को, अभी हम पढ़ेंगे ऊपर ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो उनको कनेक्ट करती है. देन कमिंग ऑन टू द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, जो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है. एंड देन इट इज ऑल्सो नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द वॉल स्ट्रीट एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी द हब ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस. मतलब ग्लोबल
फाइनेंस का भी हब है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी है। तो अगर हम ओवरऑल बोलें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती है ये, जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं फॉर टेक्सटाइल, फॉर केमिकल्स, इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, शुगर रिफाइनरी एंड ज्वेलरी। साथ ही साथ दिस इज द लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर विद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है इस एरिया में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी दैट इज शिकागो। सो शिकागो रिवर पर है विद वेयर इट एंटर्स द लेक मिशिगन। ठीक है, तो ये शिकागो रिवर पर है बेसिकली, एंड द फंक्शंस एज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है, एंड इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशंस इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। देन कमिंग ऑन टू द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक रोल, तो अगेन इट इज अ हब फॉर ग्रेन्स एंड मीट पैकिंग ट्रेड। तो ये ना कुछ जो अलग वाले हैं ना, वो बिल्कुल पिक करके लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेटर बिकेम द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ द ग्रेट लेक रीजन्स। तो यहाँ पर क्या है ना, 5-6 ऐसे लेक्स हैं जिसे ग्रेट लेक्स बुलाया जाता है, जो हम रिवर्स और लेक्स में पढ़ेंगे। तो ये एक टाइम पर, मतलब अब ये बाद में ये एक ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी बन गई थी। देन साउथ शिकागो में मेजर ऑयल रिफाइनरीज देखी गई हैं। तो मेजर ऑयल रिफाइनिंग सेंटर रहा है शिकागो, साउथ शिकागो। नाउ कमिंग ऑन टू द लॉस एंजलिस। अब बात करते हैं लॉस एंजलिस की। तो ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका में, एंड इट इज नोन एज द ग्लोबल सिटी with a strong influence बिजनेस में, एंटरटेनमेंट, ट्रेड, मीडिया, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमने यहाँ पर एंटरटेनमेंट क्यों लिखा है। सो इट इज सर्व्ड बाय द पोर्ट ऑफ सैन पेड्रो। ठीक है, तो पता होना चाहिए। देन हॉलीवुड यहाँ पर एक सेंटर है फॉर द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री, एंड द ग्रोथ ऑफ द लॉस एंजलिस इज क्लोजली टाइड विद द राइज ऑफ द बॉलीवुड, सॉरी नॉट बॉलीवुड बट हॉलीवुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द मेक्सिको सिटी। सो मेक्सिको सिटी की बेसिकली मेक्सिको सिटी मेक्सिको की कैपिटल है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देन लोकेटेड इन द वैली ऑफ मेक्सिको। इसके जो मेजर लैंडमार्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो हैं ये है। एक तो ये हिस्टोरिक सेंटर है मेक्सिको सिटी का, यहाँ पर है। दूसरा फ्लोटिंग गार्डन्स हैं इन ऑक्सिलो मिल्को। देन एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट्स, राइट। आगे ओटावा, तो इनको याद रख लेना, मेजर लैंडमार्क्स याद रख लेना। ओटावा कनाडा की कैपिटल है, एंड इट इज स्प्रेड अलोंग द बैंक्स ऑफ ओटावा रिवर, करेक्ट। देन द लैंडमार्क ऑफ ओटावा इज रीडो कैनाल। सो रीडो कैनाल एक बहुत ही सुंदर और एक हिस्टोरिकल वाटरवे है वहां का। दूसरा है सेंट्रल चेम्बर्स, जो एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग है। देन कॉन्फेडरेशन स्क्वायर, जहां पर नेशनल मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स बने हैं। एंड द नेक्स्ट इज अ पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कनाडा की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का सिंबल है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट like the landmarks of Ottawa. Then coming on to the Montreal. तो Montreal क्या है? So Montreal को अगर हम देखें, so Montreal basically is the कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। तो ये कनाडा की बात कर रहे हैं हम, पूरे नॉर्थ अमेरिका की नहीं, जस्ट कनाडा की बात कर रहे हैं। तो कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ पर दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट है, मतलब सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट यहाँ पर देखा गया है। तो अगर आप इसको देखें तो इकोनॉमी और ट्रेड का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस है। ये सिटी लोकेटेड है 3 चीजों के आसपास, सेंट लॉरेंस, ओटावा एंड रिचो रिवर के जंक्शन पर। और यहाँ का जो मॉन्ट्रियल का एक कमर्शियल सिटी, मॉन्ट्रियल यहाँ का एक कमर्शियल सिटी है, और पहले यहीं से दुनिया के लिए ग्रेन पोर्ट माना जाता है। सो इट इज सेड टू बी दुनिया का पहला ग्रेन पोर्ट, ठीक है। एंड आज भी अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका का ये एक लीडिंग पोर्ट कंटेनर माना जाता है। सो दिस इज अबाउट द मॉन्ट्रियल। अब टोरंटो की बात करें तो टोरंटो इज द 4th मोस्ट पॉपुलस, यू कैन से द पॉपुलस सिटी इन नॉर्थ अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 2.7 मिलियन
है, मतलब 2.7 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड ये ओंटारियो की कैपिटल है और इसे कनाडा का इकोनॉमिक कैपिटल भी माना जाता है। तो ये टोरंटो जो है वो लेक ओंटारियो के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। अब ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिए, रिसर्च के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब माना गया है। यहाँ पर रिसर्च, इवन हायर एजुकेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए भी इस सिटी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिकल फीचर्स, अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स की, और इन फिजिकल फीचर्स को हमने 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कैनेडियन और लॉरेंशिया शील्ड, देन वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, और थर्ड है ईस्टर्न हाईलैंड्स, एंड द लास्ट वन इज द सेंट्रल लोलैंड्स और द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स। तो वही है, एक ऊंचाई, फिर प्लेटोज, फिर माउंटेन्स, बस इस तरह से हमने लोलैंड्स तक हमने पूरा इसको डिवाइड किया है। तो हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम कैनेडियन और लॉरेंशियन शील्ड से। तो अगर हम कैनेडियन या फिर लॉरेंस शील्ड की बात करें तो ये हडसन बे से लेकर हडसन बे जो कि साउथ में है, ठीक है। तो ये जो आप ना, ये जो मैंने मैप यहाँ पर लगाया है ये बेसिकली कनाडा का मैप है, और कनाडा के मैप में ये यहाँ से मतलब साउथ से हडसन बे से लेके ग्रेट लेक्स तक का रीजन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस रीजन में ना बड़ी सारी लेक है, बेसिकली 5 मेन लेक्स हैं जिन्हें ग्रेट लेक रीजन भी बुलाया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये बना हुआ है कुछ ओल्डेस्ट हार्ड रॉक्स से। तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी हार्ड रॉक्स से बना हुआ ये रीजन है। ये ऐसे कुछ सेमी सर्कुलर शेप का है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर ना यहाँ की जो हिल्स हैं, यहाँ की जो रेंजेस हैं वो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची रेंजेस हैं, ठीक है। अब ये रीजन जो है इसको शेप करने में आइस एज का बहुत बड़ा हाथ है। तो होता क्या था कि यहाँ पर इस रीजन को अच्छे से ना, जैसे ग्लेशियर मूव करते थे या आइस की शीट्स मूव करती थी आज से कुछ hundreds thousands of years पहले, तो उसकी उनके घिसने की वजह से ना ये पूरा वो ज्यादा ना कि रब होता गया, और ऐसा कर करके अब इस रीजन की हाइट ऑलमोस्ट 300 to 400 मीटर अबव द सी लेवल रह गई है। फिर क्या हुआ कि ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए और बीच में ना छोटी छोटी लेक्स बन गई, छोटी छोटी क्या बहुत सारी लेक्स बन गई, और इन लेक्स में आ गया फ्रेश वाटर। सो सरफेस मार्क द डीप हॉलोज एंड डिप्रेशन। तो जहां जहां डिप्रेशन थे वहां वहां लेक्स बन गई। अब इसमें जो मेजर लेक्स मानी जाती हैं इस कैनेडियन शील्ड या लॉरेंस शील्ड में, वो हैं द डिप्रेशंस फिल्ड विद मेल्ट वाटर आफ्टर द आइस एज, जहां पर बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स बन गई। और इनमें मेन जो ग्रेट लेक्स जिन्हें कहा जाता है वो है लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरे एंड लेक सुपीरियर। तो इन सब के आगे लेक वर्ड लगा लेना, ठीक है। इसके सिवा यहाँ पर और भी बहुत सारी लेक्स हैं जैसे लेक विनिपेग लेक, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक एंड लेक एथाबेस्का। तो ये अलग अलग तरह की लेक्स है। इनमें से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि वैसे तो नाम सबके पता होने चाहिए, लेकिन ये जो 5 ग्रेट लेक्स है ना इनका पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब ये जो पूरा रीजन है कैनेडियन शील्ड है, ये सिर्फ लेक्स के लिए फेमस नहीं है, ये मिनरल्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि दिस एरिया इज वेरी रिच इन कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड यूरेनियम, राइट। सो कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड यूरेनियम, ठीक है। तो ये दिस इज द बेसिस ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका की माइनिंग इंडस्ट्री है ना उसका बेस एक्चुअली इसी एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब हम चलते हैं वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम की तरफ। अब शुरू करते हैं वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में। तो ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम अलास्का में नॉर्थ से ये एक्सटेंड होते हैं और ये नीचे इस्थमस ऑफ पनामा तक जाते हैं। सो ये भी एक तरह के यंग फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे हिमालयास है ना, यंग फोल्ड माउंटेन्स जो काफी ऊंचे हैं, जो काफी स्टीप हैं, एकदम ऐसे पॉइंटेड टिप जैसी हमें देखने को मिलती है। एग्जैक्टली ऐसी ही रेंजेस वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में आती हैं। इन्हें
कॉर्डिलेरास बुलाते हैं। स्पेनिश में इसका मतलब होता है रोप या फिर चेन, एंड रिजेंबलिंग द ट्विस्टेड कॉर्ड, जैसे ट्विस्टेड कॉर्ड्स होती है ना, एग्जैक्टली वैसा ये रिजेंबल करता है। तो इसमें जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं कॉर्डिलेरा में, दैट दीज आर सर्टेन पैरेलल रेंजेस, जिसमें अलास्का है, ब्रुक्स है, कोस्ट, कैस्केड, सेरा नेवाडा, then Rocky Mountains, and the highest peak is Mount Kinley Denali in Alaska, which is 6,194 मीटर। तो ये तो हमने हाईएस्ट पीक में काफी पहले पढ़ा भी था। तो इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है। जैसे आप देखोगे, दिस इज द अलास्का रेंज, राइट, दिस इज ब्रूक्स रेंज, दिस इज मैकिनलेज रेंज, दीज आर द रॉकी माउंटेन्स, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सेरा नेवाडा, कोसा रेंज, राइट। तो ये हैं अलग अलग वो रेंजेस जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो ये रेंजेस कहाँ से, जैसे हमने बात की कि ये नॉर्थ से शुरू होती है नॉर्थ अमेरिका में, और ये साउथ तक जाती हैं टिल द इस्थमस ऑफ पनामा। अब अगर आप इसी मैप में देखो ना, तो आपको वो सारी लेक्स भी मिल जाएंगी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है लेक ह्यूरॉन, लेक एरे, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक विनिपेग, देन लेक मोंटारियो, देन यहाँ पर देखो लेक ग्रेट स्लेव, लेक ग्रेट बेयर लेक, ये सारी लेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ध्यान से एक बार मैप को देख लेना। अब इसमें ना एक और चीज याद रखना, बहुत ही क्लियरली ना हमें यहाँ पर एक वाटर बॉडी दिखाई देती है बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। इसका ना ये एक बे है जिसका नाम है हडसन बे, ठीक है, याद रहेगा। ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको के पास, और यहां पर है हडसन बे। क्लियर है। अब अगर हम जियोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें ना, तो ये वो पार्ट है हमारे वर्ल्ड का जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बुलाया जाता है। तो अब अगर मैं आपको इसको पहले मैप में मार्क करती हूँ, देखो इस जगह को ध्यान से देखो, ये है हमारा पैसिफिक ओशन। अब मैप जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि एशिया और अमेरिका बहुत दूर दूर हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अलास्का और रशिया आपस में एक छोटी सी चैनल से मिलते हैं जिसे बुलाते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो, क्योंकि धरती तो गोल है, तो ये जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, इसके अराउंड ऑलमोस्ट कुछ इस तरह, जिस तरह आप ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज देखे गए हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर एक्टिव भी हैं, इवन एक्सटिंक्ट वोल्केनोज भी देखे गए हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखे गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स भी मिले हैं। सो प्लेटूज और बेसिन्स की बात करें तो इन बिटवीन द रेंजेस यहाँ पर प्लेटूज हैं, बेसिन्स हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कोलंबिया प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू एंड द ग्रेट बेसिन। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिवर वैलीज एंड द कैनियंस। तो रिवर्स ने ना एक तरह से डीप वैलीज बना दी हैं, उनको कार्व कर दिया है, जिन्हें जॉर्जेस बुलाते हैं और कैनियंस बुलाते हैं। तो ग्रेट कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर काफी फेमस है, जिसकी डेप्थ 2000 मीटर है और जिसकी लेंथ 480 किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड का फेमस नेचुरल वंडर है। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स की। इन्हें एपलेचियन माउंटेन्स भी बुलाया जाता है। तो ये कहाँ है, ये है ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। तो हमने एक पढ़ी है वेस्टर्न साइड पे रेंजेस, जिसमें अलास्का, कोलोराडो, बहुत सारी पढ़ी हैं। अब इनकी हम बात करें, वो वेस्ट पर थी, ये ईस्ट में है, और इन्हें एपलेचियन माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो अगर हम इनको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से कंपेयर करें तो ये लोअर है, इनकी हाइट कम है। एवरेज हाइट इज 1200 टू 1500 मीटर, देन लेंथ इज 75 किलोमीटर फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड नॉर्थ टू एलाबामा जॉर्जिया इन द साउथ। तो न्यू फाउंडलैंड से नीचे तक एलाबामा जॉर्जिया तक ही एक्सटेंड करती है। और इस ईस्टर्न हाईलैंड की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट मिशेल, विच इज 2037 मीटर हाइट इन हाइट। नाउ कमिंग ऑन टू द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब देखो, हमने बोला कि ये लोअर हैं, यही बात की ना, तो हमने यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पढ़ी हैं, मैंने आपको उनके बीच का डिफरेंस समझाया था। तो याद करो, यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड में क्या फर्क होता है।
यंग फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होती हैं जो अभी रिसेंटली बनी हैं, मतलब कुछ ही मिलियंस ईयर्स अगो पहले बनी हैं, और वो काफ़ी ऊंची होती हैं, वो काफ़ी स्टीप होती हैं, एक पॉइंटेड टिप जैसी होती हैं। वहीं पर जब हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं वो बहुत पुरानी हैं और विद टाइम हवा पानी से वो घिस घिस कर अब वो उनकी स्लोप जेंटल हो चुकी है, उनकी हाइट कम हो चुकी है। तो एग्जैक्टली जो वेस्टर्न साइड पर, जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर जो रेंजेस हैं वो यंग फोल्ड हैं और ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं ये ओल्ड फोल्ड हैं, इसीलिए इनकी हाइट कम है। वंस हायर देन द रॉकी, बट जैसे जैसे वो ग्लेशियर्स आई, इरोड होती गई और रिवर्स के साथ भी ये इरोड होती गई ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन दीज आर ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स। तो ये भी मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं। कमिंग ऑन टू द प्लेटूज एंड द फॉल लाइन, तो अब जैसे हम बात करें तो रिवर्स आर राइजिंग इन दीज हाईलैंड्स, दे फ्लो अक्रॉस द पेडामाउंट प्लेटो, राइट। तो पेडामाउंट प्लेटो के अक्रॉस ये रिवर्स फ्लो करती हैं। प्लेटो इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ एपलेचियन एंड रिवर्स डिसेंड स्टीपली इनटू अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स क्रिएटिंग मेनी वाटरफॉल्स। तो ये क्या करती हैं, ये अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स की तरफ स्टीपली डिसेंड करती हैं और उसकी वजह से वहां पर ना बड़े सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स बन जाते हैं। सो द लाइन्स ऑफ वाटरफॉल इज कॉल्ड एज द फॉल लाइन, मतलब जहां से बहुत सारा पानी गिर रहा है तो लाइन में हमें ऐसे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं और इन्हें फॉल लाइन्स बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो वाटरफॉल जो फॉल लाइन के साथ हैं, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पावर हाउसेस वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। तो अगर आपको पता हो, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है पानी से। जब पानी को एक प्रेशर से ऊपर से फेंका जाता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो नेचुरली ऊपर से प्रेशर से पानी गिर रहा है, वहां पर पूरा अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाओ और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट, रीजन सपोर्ट इंडस्ट्रीज ड्यू टू वाटर पावर एंड द मिनरल वेल्थ। तो ये रीजन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर वाटर पावर है और यहाँ पर मिनरल वेल्थ भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लोलैंड्स, इन्हें ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स भी बुलाया जाता है। ये एक्सटेंड करते हैं हडसन बे नॉर्थ टिल द गल्फ ऑफ मेक्सिको इन द साउथ। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको हडसन बे बताया था, मैंने बोला था कि जब भी आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखो ना, उसमें अगर बीच में आपको कोई खाली सा एरिया से वाटर बॉडी सी दिखाई दे, याद रखना वो हडसन बे है। तो ये है हडसन बे और ये जो यहाँ पर सी शेप में है, दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं लोलैंड्स और यहाँ तक जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसकी लेंथ है ओवर 6000 किलोमीटर्स और विड्थ है 2000 किलोमीटर्स एंड दे लाई बिटवीन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो इनके बीच में, मतलब यहाँ पर इस रीजन में हमें ये देखने को मिलते हैं सेंट्रल लोलैंड्स। तो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये प्लेन रीजन है, द प्लेन्स आर हायर इन द वेस्ट। तो अगर वेस्ट की तरफ को देखो तो प्लेन्स हायर हैं। स्लोप की डायरेक्शन कनाडा में है नॉर्थ की तरफ को, मतलब आर्कटिक ओशन की तरफ को। तो जो रिवर है, जैसे यहाँ पर रिवर मैकेंजी फ्लो करती है तो वो आर्कटिक ओशन में जाके मतलब गिरती है, करेक्ट। और वहीं पर अगर आप इसको यूएसए में देखोगे तो जो स्लोप है इसकी वो है टुवर्ड्स द साउथ। तो इसीलिए सारा का सारा पानी ड्रेन होता है इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको। और यहाँ का जो मेन रिवर सिस्टम है जो इस एरिया को बहुत फर्टाइल बना रहा है, एग्रीकल्चर रिच बना रहा है, वो है मिसिसिपी मसूरी रिवर सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप बिल्कुल मत भूलना और इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेना, ठीक है। सो मिसिसिपी मिसूरी सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये प्लेन्स को हाईली फर्टाइल बनाता है, एग्रीकल्चर का ये हार्टलैंड है, इसीलिए इसको द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है वीट की, मेज की और बाकी और भी बहुत सारे क्रॉप्स की।
अब हम आते हैं मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो हमने कुछ रिवर सिस्टम्स के कुछ रिवर्स के हमने नाम अभी पढ़े। सो सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दे फ्लो अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका, जिसमें की रिवर हैं मिसिसिपी, मिसूरी, मैकेंजे, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो, कोलंबिया एंड यूकन्स। तो ये सारी की सारी रिवर्स फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में इनटू द ओशंस एंड द सीज। रिवर्स जो नॉर्थ वर्ड्स फ्लो करती है, मतलब जो आर्कटिक ओशन की तरफ को फ्लो करती हैं, वो आर्कटिक ओशन में जाके ड्रेन होती हैं या फिर हडसन बे में। करेक्ट। इन रिवर्स के नाम है मैकेंजी और नेल्सन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है हडसन बे, तो जो नॉर्थ की तरफ को फ्लो करेंगी, जैसे ये है नेल्सन और यहीं पर है मैकेंजी, यहाँ पर मार्क नहीं किया है इन्होंने, बट ये जो रिवर हैं ये यहाँ पर जाके ड्रेन हो जाएंगे। देखो ये है मैकेंजे रिवर, तो मैकेंजे रिवर आर्कटिक ओशन में जा रही है, नेल्सन हडसन बे में जा रही है। तो जो भी रिवर्स नॉर्थ की तरफ को फ्लो करेंगी, या तो वो हडसन बे में ड्रेन होंगी या तो वो आर्कटिक ओशन में ड्रेन होंगी। द रीजन बीइंग, जो यहाँ के लो लैंड्स हैं, तो कनाडा की तरफ अगर हम देखें तो स्लोप नॉर्थ की तरफ को है इन प्लेन्स की, तो पानी साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाता है, तो इसलिए नॉर्थ में क्या है, हडसन बे और आर्कटिक सर्कल, तो ये आर्कटिक ओशन, तो ये वहां जाके ड्रेन होती हैं। अब अगर हम उसके बाद देखें तो जो ईस्ट की तरफ को रिवर्स फ्लो करती है, मतलब जो इस डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करती हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती हैं। जैसे कि अगर अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, डेलवेयर, राइट। तो यहाँ पर अगर आप मार्क करोगे तो आपको मिल जाएंगी ये रिवर्स। तो ये देखो रिवर है हडसन रिवर, राइट। तो ये आके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो रही हैं। नाउ द सेंट लॉरेंस रिवर्स वो कनेक्ट करती है और ड्रेन करती है द ग्रेट लेक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है ये ग्रेट लेक्स को आपस में कनेक्ट करती है और सारा का सारा पानी यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर देती है। ये इतना इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है कि डायरेक्टली सी और ओशन से जो शिप्स हैं वो आती हैं इन लेक्स में। नाउ कमिंग ऑन टू द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड, तो जो वेस्ट की तरफ को फ्लो कर रही हैं, वेस्ट मतलब इस तरफ को, रशिया की तरफ को, एशिया की तरफ को, वो पैसिफिक ओशन में ड्रेन होती हैं, जिसमें है यूकोंग, कोलंबिया, फ्रासेर, देन स्नेक। तो अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर ना आपको ये देखो कुछ मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, जैसे ये है कोलंबिया, ये है फ्रासेर, तो ये कहाँ पर ड्रेन होंगी, और ये है स्नेक, तो ये सारी की सारी पैसिफिक ओशन में ड्रेन हो रही हैं। अब जो साउथ की तरफ को फ्लो कर रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया था वो जो सी सा बना हुआ है मेक्सिको के पास, दैट इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो सारी की सारी रिवर्स गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होंगी। और इसमें मिसिसिपी मिसूरी सिस्टम जो है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये वहां पर ड्रेन होता है। इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं दैट आर Arkansas, Red, Ohio, Tennessee, Rio Grande, right? So these are the tributaries. तो अब यहाँ पर देखो, so ये आ गई रियो ग्रैंड, पर्को, रेड, ब्रेजो, तो ये सारी की सारी कहाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में। तो इस तरह आपको कुछ रिवर्स के नाम जो भी आपकी बुक में है वो पता होने चाहिए, और कौन किस तरफ को फ्लो कर रही है। जिस तरफ को फ्लो कर रही है उस तरफ की वाटर बॉडी में वो जाके ड्रेन हो जाएगी। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ को फ्लो कर रही है, अगर स्लोप नॉर्थ की तरफ को है तो वो जाके आर्कटिक ओशन में ड्रेन होंगी। अगर वो ईस्ट की तरफ को फ्लो कर रही हैं तो वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन होंगी। अगर वो साउथ की तरफ को फ्लो कर रही हैं तो वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में आके ड्रेन हो जाएंगी। और वहीं पर अगर वो वेस्ट की तरफ को जा रही हैं तो वो पैसिफिक ओशन में ड्रेन होंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर नॉर्थ की तरफ को जा रही हैं तो आर्कटिक ओशन या फिर हडसन बे में जाकर ड्रेन होंगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स जो है ना, दे प्रोवाइड वाटर, और ये क्योंकि वहां की जो लैंड है ना, ये सेंट्रल लोलैंड्स की जो लैंड है, तो पानी खूब सारा है, रिवर्स खूब सारी हैं, दूसरा लैंड सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सही है। देन यहाँ पर इनलैंड नेविगेशन है और ट्रेड भी है। यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि फॉल लाइन है, मतलब हर थोड़ी देर बाद एक वाटरफॉल है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बने हैं। देन इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड द अर्बन डेवलपमेंट। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स जो हम नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं।
नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द लंबरजैक्स इन कनाडा। तो एक केस स्टडी बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लंबरिंग की। लंबरिंग का मतलब होता है कि ट्रीज को कट करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना, जैसे पेपर या फिर न्यूज प्रिंट या फिर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को बनाना। सो दैट इज कॉल्ड एज लंबरिंग। और इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज, मतलब सिर्फ पेड़ को काटना और उससे चीजें बनाना ही नहीं, बल्कि प्लांट करना ट्रीज को, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड ऑल्सो द डिजीजेस। तो ये सब काम लंबरिंग में आता है। सो जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इन कॉनिफरस और द टियागा फॉरेस्ट ऑफ द कनाडा ये देखी जाती हैं। अब यहाँ की जो मेन ट्रीज है ना, उनके कुछ नाम याद रखना, जैसे स्प्रूस, जैक पाइन, हेमलॉक, सिडार एंड पॉपुलर। अब जो लोग ये काम करते हैं बेसिकली उन्हें बुलाते हैं लंबरजैक्स, जो कि बहुत ही टफ लाइफ जीते हैं, क्योंकि सर्दियों में वो पोलर रीजन है, वहां पर इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। तो फॉरेस्ट रीजन अगर हम कनाडा में देखें तो कॉनिफरस फॉरेस्ट कवर करता है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, जो पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, कुछ ही एरिया है जहां पर काम होता है। फाउंड इन द ब्रॉड बेल्ट, जो पैसिफिक ओशन से लेके अटलांटिक ओशन तक, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक काफी ब्रॉडली फैला हुआ है। मेन लंबरिंग प्रोविंसेस हैं ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेको एंड ओंटारियो। इसमें से 60% ऑफ कनाडा फॉरेस्टेड है, मेनली कॉनिफरस ट्री से। मतलब अगर आप कनाडा को देखोगे तो कनाडा में 60% एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट है, बाकी 40% एरिया जो है वहां पर लोग रहते हैं और वहां पर ये एक्टिविटीज भी होती हैं। अब अगर हम बात करें लाइफ ऑफ दिस लंबरजैक्स, सो दिस इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन इन्हें लंबरमैन और लंबरजैक्स बुलाते हैं, जो आइसोलेटेड लंबर कैंप्स में रहते हैं। हार्श विंटर लाइफ होती है इनकी और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। इनका काम होता है ट्रीज को गिराना, फिर इन लॉग्स को काटना और उनकी हाउलिंग करना। नाउ दे आर एडेड बाय द मैकेनिकल सोर्स। पहले क्या होता था, सब कुछ मैनुअल होता था, लेकिन अब मशीन्स और मैकेनिकली ये काम होता है। ओवरहेड केबल से, ट्रैक्टर से और क्रेन्स से अभी ये काम होता है, क्योंकि अब मैकेनाइजेशन हो चुकी है। तो लंबरिंग सीजन में मेनली विंटर्स में होता है, जब ट्रीज का सैप फ्रोज हो जाता है, ट्रीज का जो सैप होता है वो फ्रीज हो जाता है, तो उनको काटना इजी हो जाता है। सो लॉग्स आर ड्रैग्ड ओवर फ्रोजन ग्राउंड्स। तो ग्राउंड फ्रोजन होता है, उसके ऊपर इनको ड्रैग किया जाता है, रिवर्स तक पहुंचाया जाता है और लेक्स तक पहुंचाया जाता है। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो पानी बहने लग जाता है और इस बहते पानी के साथ ये लॉग्स नीचे पहुंच जाते हैं फैक्ट्रीज तक। तो इस तरह ये काम होता है ना। विंटर की एयर क्लीन होती है, पेस्ट फ्री होती है और ये वर्किंग के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। सीजन ऑलमोस्ट 100 डेज तक लास्ट करता है। ये जो लंबरिंग सीजन है ये ऑलमोस्ट 100 डेज का होता है। अब अगर हम वर्क देखें लंबरजैक्स का, तो लंबरिंग ना कुछ अलग अलग स्टेजेस में होती है, जैसे कटिंग, स्किडिंग एंड हाउलिंग। तो जो 4 मेन कैटेगरीज हैं लंबरिंग जैक्स की, ईच विद अ स्पेशलाइज्ड टास्क। ठीक है, तो अभी मैं आपको सारे 4 कैटेगरीज बताऊंगी लंबरजैक्स के। तो इनका स्पेशलाइज्ड काम होता है। क्या क्या काम होता है? तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम होता है हाई रिगर्स का, जो इन लंबे लंबे ट्रीज के ऊपर क्लाइम करते हैं, उनकी ब्रांचेस को कट करते हैं इससे पहले कि उस ट्री को गिराया जाए। दूसरा सॉर्स और बकर्स, मतलब उनसे इन ट्रीज को कट करते हैं छोटे छोटे लॉग्स में, फ्रॉम 1 मीटर लेंथ टू 5 मीटर लेंथ तक, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना। फिर होते हैं स्किडर्स, तो ये इनका काम होता है कलेक्ट करना और स्टैक करना इन सारे लॉग्स को अलोंग दीज फ्रोजन रिवर बैंक या फिर रोड्स तक या फिर रेलवेज तक लेकर जाना, मतलब स्टैक करना और रोड्स, रिवर्स या फिर रेलवे ट्रैक्स तक लेकर जाना। नेक्स्ट आते हैं राफ्टमैन और द ट्रांसपोर्टर। तो ये बेसिकली मूव करते हैं इन लॉग्स को सॉ मिल्स तक और लॉग जैम्स को क्लियर करने का काम करते हैं यूजिंग डायनामाइट। तो पहले तो ये अपने स्पाइक्स वाले जूतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब डायनामाइट और मशीन्स का यूज किया जाता है। अब अगर हम इनकी लाइफ देखें, लाइफ ऑफ द लंबरजैक्स, तो इनकी हाउसिंग और कैंप्स देखें तो ये लोग काफी टफ लाइफ जीते हैं। जैसे हमने बात की, तो ये लॉग हाउसेस में रहते हैं विद स्लोपिंग रूफ। तो अगर रूफ ऐसे स्लोपिंग होगी तो जब बर्फ पड़ेगी तो बर्फ इजीली स्लाइड हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वो बर्फ ऊपर जमती रहेगी और ये जो रूफ है वो नीचे को धस जाएगी, तो घर टूट जाएगा। तो इसलिए स्लोपिंग रूफ्स वाले घरों में रहते हैं ताकि
स्नो, क्योंकि विंटर्स में ये काम कर रहे हैं, विंटर्स में वहाँ स्नो गिरती है, तो वो स्नो स्लाइड हो जाए। फ्लोर्स रेज्ड टू अवॉइड द फ्रोजन ग्राउंड, तो फ्लोर्स रेज्ड होते हैं ताकि जो ग्राउंड फ्रोजन है उसको अवॉइड करने के लिए। देन कैंप्स हैव बंक हाउसेज, कुक हाउसेज, स्टोरेज शेड्स, ट्रैक्टर शेड्स एंड रिपेयर शॉप्स, तो हर तरह की शॉप्स उस एरिया में, उन कैंप्स में अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इनकी डेली रूटीन की। तो इनकी डेली रूटीन क्या, अर्ली ब्रेकफास्ट, फिर ये अपना काम शुरू करते हैं। टीम 3 से 4 लोगों की टीम होती है। कुड कट डजन्स ऑफ ट्रीज इन अ डे, और इनका काम होता है ब्रांचेस को कट करना, लॉग्स को स्किड करना, हाउलिंग करना, और इवनिंग में कैंप फायर, चैटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग कार्ड्स एंड रीडिंग। सो दीज आर सेड टू बी देयर, मतलब ये वो टाइम है जो इनका एंटरटेनमेंट का टाइम होता है। सो इस टाइम पर सुबह सुबह सारा काम करके शाम को एंटरटेनमेंट होता है। नाउ द एवोल्यूशन ऑफ लंबरिंग लाइफ। तो अर्लियर क्या था कि जो लंबर कैंप्स थे ना वो सिर्फ विंटर में ही सेटअप होते थे, लेकिन अब विद द परमानेंट सेटलमेंट द फॉरेस्ट वर्कर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब तो परमानेंट सेटलमेंट्स देखी गई हैं वहां पर फॉरेस्ट में वर्कर्स के लिए। द इम्प्रूव्ड एक्सेस वाया प्लेन्स, बसेस एंड स्नो मोबाइल्स। तो पहले क्या था कि पहले वो कंडीशंस नहीं थी, पहले हम उतने एडवांस्ड नहीं थे। अब जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर ये काम चलता है, और साथ ही साथ इस स्नोई एरिया में पहुंचने के लिए प्लेन्स, बसेस या फिर स्नो मोबाइल्स का यूज किया जाता है। द यूज ऑफ पावर सॉस, क्रेन्स, ट्रैक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड द हार्डशिप। तो पहले जहां सारा ही काम मैनुअली होता था, अब वही काम बड़ी बड़ी मशीन से मैकेनिकली किया जाता है। अब बात करते हैं द यूजेस ऑफ लंबर। अब ये जो लंबर है इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे हमने बात की कि 1 मीटर से 5 मीटर तक के लॉग्स काटे जाते हैं, तो जो 1 मीटर का लॉग है इट इज यूज्ड इन पल्प एंड द पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो पल्प और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है। न्यूज प्रिंट इसका मेजर प्रोडक्ट है, तो कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देन अदर यूजेज, जैसे कि वुड पल्प है, उससे पेपर, रेयॉन, टेक्सटाइल बनता है, प्लाईवुड, फर्नीचर, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल बनता है, सॉन टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। अब जो मेन प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो है क्यूबेक एंड ओंटारियो। इट इज द मेजर सेंटर फॉर वुड पल्प, पेपर एंड न्यूज प्रिंट। देन वेस्टर्न कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया सॉल्ट टिम्बर, प्लाईवुड और बिल्डिंग मटेरियल के लिए काफी फेमस है। मेजर सेंटर्स हैं वैंकूवर, न्यू वेस्टमिंस्टर एंड द नेल्सन। देन मॉन्ट्रियल, टोरंटो, लंदन, ओंटारियो, तो यहाँ पर रेयॉन टेक्सटाइल सेंटर्स देखे गए हैं। अब इसके सिवा ओटावा, हल, पेम्ब्रोक, कॉर्नवेल, सेंट जॉन, बैथहर्स्ट, लिवरपूल, ग्रैंड फॉल्स एंड कॉर्नर ब्रूक में भी कुछ और लंबरिंग सेंटर्स देखने को मिले हैं। नाउ कैनेडाज ग्लोबल रोल। तो कैनेडा इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेपर का वर्ल्ड वाइड। देन लंबर इंडस्ट्री इज द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। तो मेजर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इसी लंबर इंडस्ट्री से होता है, और जो मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो है यूएसए, ब्रिटेन एंड अदर टिम्बर स्कार्स नेशन। मतलब जहां पर टिम्बर की कमी है उन नेशंस में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। So this was all from our today's session. चैप्टर थोड़ा लंबा है, ध्यान से पार्ट्स में इसको पढ़ना और नाम याद रख लेना। बस मैप लेकर बैठना और मैप की हेल्प से पूरा का पूरा लिख लेना। बहुत लास्ट वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो कोई भी डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।